वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नीति, एमएससी नर्सिंग इन पीडियाट्री। सो आज मैं लेकर आई हूँ अनदर न्यू टॉपिक, हीमोफीलिया, जिसे रॉयल डिसीज़ भी कहते हैं। इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ये क्या है? इनहेरिटेड जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्लाज्मा कोआगुलेशन फैक्टर, जिसमें डिफिशिएंसी होती है किसकी? प्लाज्मा कोआगुलेशन फैक्टर्स की, जिसके कारण क्या होता है? जो ब्लड है वो कोआगुलेट नहीं हो पाता है और ब्लीडिंग होती रहती है। इसीलिए इसे इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो जीन टू जीन पास होता है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये पास होता है, इसलिए इसे इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं। People with hemophilia have low levels of either factor 8 और factor 9। पर्सन में क्या होता है? लो लेवल ये फैक्टर 8 होता है या फैक्टर 9 होता है, या प्रेजेंट ही नहीं होता है फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9, जो ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करता है। तो ये इस हीमोफीलिया कंडीशन में क्या होती है? फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 जो है वो एब्सेंट होता है, जो ब्लड के कोआगुलेशन में हेल्प करता है। अगर इसकी डिफिशिएंसी हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है? ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो ये क्या कहलाता है? हीमोफीलिया कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंसिडेंस। इट इज़ प्राइमरली फाउंड इन मेल्स। ये क्या है? मेल्स में फाउंड होता है, बट ट्रांसमिटेड बाय फीमेल्स कैरियर्स। बट ट्रांसमिट किससे होता है? फीमेल कैरियर्स से होता है। फीमेल कैरियर्स होती है, बट ये फाउंड किस में होता है? मेल्स में। हेरिडिटरी हीमोफीलिया अकाउंट अबाउट 80% ऑफ केसेस एज सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम। ये क्या है? 80% केसेस जो होते हैं वो सेक्स लिंक्ड जो क्रोमोसोम्स होते हैं उससे रिलेटेड, XY क्रोमोसोम से रिलेटेड होते हैं। और जो अबाउट 20% जो केसेस है, जो 20% जो केसेस है वो कैसे होते हैं? अकाउंट एज एक्वायर्ड हीमोफीलिया ड्यू टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन ऑफ जीन, DNA। तो जो 20% केसेस है वो कैसे हो रहे हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण हो रहे हैं, या फिर म्यूटेशन ऑफ जीन, म्यूटेशन ऑफ DNA के कारण हो रहे हैं। हिस्ट्री देख लेते हैं हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया इज समटाइम्स रिफर टू एज द रॉयल डिसीज़। हीमोफीलिया को रॉयल डिसीज़ भी बोला जाता है, बिकॉज इट अफेक्ट द रॉयल फैमिलीज़, क्योंकि फर्स्टली ये इसने अफेक्ट किया था किसे? रॉयल फैमिलीज़ को ऑफ इंग्लैंड की रॉयल फैमिलीज़ को अफेक्ट किया था। 1920 सेंचुरी में जो हीमोफीलिया है उसने अफेक्ट किया था रॉयल फैमिलीज़ को, इंग्लैंड की, जर्मनी, रसिया एंड स्पेन, 1920 सेंचुरी में। क्वीन ऑफ विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड is believed to have been the carrier of hemophilia B factor 9 deficiency। ऑफ विक्टोरिया थी इंग्लैंड की, उससे क्या था? वो कैरियर थी किसकी? हीमोफीलिया बी, जिसमें क्या होता है? डेफिशिएंसी होती है, फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है। उनने पास किया द ट्रेट ऑन द 3 ऑफ हर 9 चिल्ड्रन। उनके 9 बच्चों में जो 3 बच्चे थे उनको क्या था? वो डिसीज़ थी। हर सन लियोपोल्ड डाइड ऑफ द हेमरेज आफ्टर अ फॉल व्हेन ही वॉज 30। जब वो 30 ईयर्स का था तो गिरने के कारण हेमरेज हो गया, उसकी डेथ हो गई। हर डॉटर एलिस एंड बीट्राइस पास्ड इट ऑन टू सेवरल ऑफ द देयर चिल्ड्रन। हीमोफीलिया वॉज द कैरिड थ्रू वेरियस रॉयल फैमिलीज़। ये बहुत सारी रॉयल फैमिलीज़ में क्या हुआ? कैरी हुआ फॉर 3 जनरेशन, उनकी 3 जनरेशन तक। आफ्टर विक्टोरिया के बाद 3 जनरेशन में ये क्या हुआ? कैरी हुआ। देन डिसअपियर्ड, उसके बाद क्या हो गया? ये डिसअपियर्ड हो गया। तो 3 जनरेशन तक ये क्या है? डिसीज़ रॉयल फैमिली में चलती रही, उसके बाद ये डिसअपियर हो गया। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं नेक्स्ट। तो 2 आर द कॉमन, ये जो है 2 बहुत कॉमन है हीमोफीलिया में। कौन कौन से? हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी, ये कॉमन है। तो हीमोफीलिया ए को क्लासिक हीमोफीलिया भी कहते हैं। दिस टाइप इज़ कॉज्ड बाय अ लैक और डिक्रीज ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8। इसमें क्या होता है? लैक होता है या डिक्रीज होता है क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है फैक्टर 8 वो। द एंटी हीमोफिलिक फैक्टर AHF बोलते जिसे, इट अकाउंट्स फॉर 80 to 85% ऑफ ऑल केसेस। अब दूसरा टाइप क्या है? कॉमन टाइप, हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिसीज़ भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ कॉज्ड बाय लैक और डिक्रीज ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9। इसमें क्या होता है? फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है या लैक होता है। द प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, जिसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट होता है, जो फैक्टर 8 होता है वो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट होता है। ये 15 to 20% केसेस में देखा जाता है। तो हीमोफीलिया ए को क्लासिक हीमोफीलिया कहते हैं, हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिसीज़ कहते हैं। हीमोफीलिया ए फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से होता है, और हीमोफीलिया बी फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से होता है। एंड फैक्टर 8 है उसे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हैं, और हीमोफीलिया बी का जो फैक्टर है उसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर कहते हैं। तो ये 2। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है लेस कॉमन हीमोफीलिया। लेस कॉमन हीमोफीलिया में हीमोफीलिया सी आता है।
हैगमन्स डिसीज़ आती है एंड वॉन विलीब्रांड्स डिसीज़ आती है। ठीक है, वॉन विलीब्रांड डिसीज़ आती है। तो हीमोफीलिया सी कैसे होता है? ये लैक और डिक्रीज़ ऑफ फैक्टर 11 की लैक या डिक्रीज़ डेफिशिएंसी के कारण होता है, जिसे क्या कहते हैं, फैक्टर जो 11 है वो क्या है? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन इंसिडेंट, जिसे पीटीए कहते हैं, इसकी डेफिशिएंसी के कारण हीमोफीलिया सी होता है। अब नेक्स्ट क्या है? हैगमन डिसीज़ जो डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 12 के कारण होता है, उसे हैगमन डिसीज़ कहेंगे। और जो थर्ड है वॉन विलीब्रांड डिसीज़, इसमें क्या होता है? रिड्यूस लेवल ऑफ वॉन विलीब्रांड फैक्टर, अ प्रोटीन दैट बाइंड्स विथ फैक्टर 8 एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रैपिड ब्रेकडाउन विथ इन ब्लड। ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो फैक्टर 8 से बाइंड होकर हेल्प करता है कि ब्लीडिंग को प्रिवेंट होने से हेल्प करता है। ठीक है, तो 3 लेस कॉमन हीमोफीलिया सी जो फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी से हो रहा है, हैगमन डिसीज़ जो फैक्टर 12 की डेफिशिएंसी से हो रहा है, और वॉन विलीब्रांड डिसीज़ जो कि एक तरह का प्रोटीन होता है जो फैक्टर 8 में क्या करता है? हेल्प करता है कोआगुलेशन में। अब हम कॉजेज़ देख लेते हैं कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो हीमोफीलिया का कॉज क्या हो सकता है? म्यूटेशन ऑफ जीन हो सकता है। तो म्यूटेशन या म्यूटेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है वन ऑफ द जीन में चेंजेस हो रहा है, जो क्या करते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर बनाने में या क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, जो ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं। ऐसे प्रोटीन फैक्टर जीन या फिर ब्लड क्लॉट बनाने में जो जीन है उनमें म्यूटेशन हो रहा है या चेंजेस हो रहे हैं, तो हीमोफीलिया कॉज करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो पहले हम देखेंगे क्या नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है और हीमोफीलिया में फिजियोलॉजी क्या होगी। तो फर्स्टली जैसे इंजरी अकर्स हो रही है तो क्या होगा? इंजरी टू ब्लड वेजल्स रिजल्ट इन ब्लीडिंग। अब जैसे ही इंजरी हुई तो क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या होता है? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वेजल कॉन्स्ट्रिक्ट एंड क्लॉटिंग फैक्टर आर एक्टिवेट। अब वेजल्स क्या हो जाएगी? जो ब्लड वेजल्स है वो, ये दिख रहा है इसमें, क्लॉट कैसी हो जाएगी? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, और वहाँ पर जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो क्या होंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा? अलॉन्ग विथ अदर सब्सटेंस क्लॉटिंग फैक्टर 8 कॉज अ स्ट्रॉन्ग प्लेटलेट प्लग टू फॉर्म। तो क्लॉटिंग जो फैक्टर 8 का काम क्या है? एक स्ट्रॉन्ग प्लेटलेट्स प्लग बनाने का। प्लेटलेट्स आके सब सारी इकट्ठी हो जाती है और एक प्लग बना लेता है फैक्टर 8। ठीक है, अ स्टेबल फिब्रिन क्लॉट फॉर्म्स ओवर द प्लेटलेट प्लग एज अ फाइनल सील ऑन द इंजुरी एंड इसमें क्या होगा कि एक स्टेबल प्लग बना लेते हैं, फिब्रिन क्लॉट्स फॉर्म, एक स्टेबल प्लग बना लेते हैं, और ये जो प्लेटलेट प्लग होता है, ठीक है, ये फाइनल सील हो जाती है किससे? इंजुरी के ऊपर, जिसके कारण क्या होता है? जो ब्लीडिंग है वो क्या हो गई? स्टॉप हो गई। जो ब्लीडिंग है वो क्या हो गई? स्टॉप हो गई। तो जैसे ही इंजुरी होती है ना, तो वहाँ पर क्या होता है? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो उसके बाद क्या होगा कि वेजल्स क्या होंगी? कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, और जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पर प्लेटलेट्स सब आ जाएगी, इकट्ठा हो जाती है प्लेटलेट्स, और एक प्लग बना लेती है फैक्टर 8 के हेल्प से। क्या बना लेती है? प्लग फॉर्मेशन कर लेती है। अब जो स्टेबल फिब्रिन है वो क्या करेगा? क्लॉट फॉर्म्स हो जाएगा और एक स्टेबल सील बना लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसके कारण क्या होता है? इंजुरी के ऊपर एक स्टेबल सील बना लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है? ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हीमोफीलिया की कंडीशन में क्या होगा। लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8 कॉज अ वीक प्लेटलेट प्लग। अब यहाँ पर वीक प्लेटलेट प्लग बनेगा, प्लेटलेट अच्छे से मतलब प्लग नहीं बना पाएगी, तो वीक प्लेटलेट प्लग बनेगा, जिसके कारण क्या होगा? इनकम्प्लीट एंड और डिलेड फिब्रिन क्लॉट, जिसके कारण फिब्रिन का जो क्लॉट है वो कैसा हो जाएगा? डिले हो जाएगा या बनेगा ही नहीं। अलाउ ब्लीडिंग टू कंटिन्यू, जिसके कारण क्या होगा? ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो एक तरह से ब्लड क्लॉट नहीं हो पा रहा है तो ब्लीडिंग क्या होगी? कंटिन्यू रहेगी। तो ये क्या कहलाएगा? हीमोफीलिया। वर्ल्ड हीमोफीलिया जो डे होता है वो 17 अप्रैल को बनाया जाता है। अब इसमें जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे? एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, है ना, कट से, इंजरीज से, एंड अनएक्सपेक्टेड नोज ब्लीड होगा। लार्ज ब्रूसेस दिखाई देंगे, मतलब स्किन में ऐसे ब्लू दिखने लग जाता है। ब्लड इन यूरिन स्टूल, ब्लड है वो यूरिन और स्टूल में हमें दिखेगा। स्वेलिंग, पेन इन जॉइंट्स में पेन होगा, स्वेलिंग दिखेगी। इंक्रीज ब्लीडिंग आफ्टर सर्जरी के बाद ब्लीडिंग बढ़ जाएगी या फिर पेन होने लगेगा। तो ये क्या सिम्टम्स है? ब्लीडिंग तो मेन सिम्टम है। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन देख लेते हैं। तो HB लो रहेगा प्रोपोर्शनली टू ब्लड लॉस होता रहता है, इसलिए HB कैसा रहेगा? लो रहेगा। प्लेटलेट कैसी रहेगी? नॉर्मल। ब्लीडिंग टाइम भी नॉर्मल रहेगा, PT नॉर्मल रहेगा, APTT प्रोलॉन्ग्ड रहेगा मोर देन 2 to 3 टाइम्स। ठीक है, मोर देन। CT भी क्या रहेगा? क्लॉटिंग टाइम क्या रहेगा? प्रोलॉन्ग्ड रहेगा। तो ये हमें फाइंडिंग्स मिलेगी, लैब फाइंडिंग्स।
फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 ऐसे टेस्ट होता है, तो वो हम करेंगे ताकि हमें फाइंड आउट हो सके हीमोफीलिया की कंडीशन। कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग कोआगुलेशन फैक्टर, जो भी मिसिंग कोआगुलेशन जो फैक्टर है उसे क्या करना, रिप्लेसमेंट करना। जैसे फैक्टर 8 मिसिंग है, फैक्टर 9 मिसिंग है, तो फैक्टर 8 मेड फ्रॉम क्रायो प्रिसिपिटेट हीमोफीलिया ए एंड फैक्टर 9 एंड 11 मेड फ्रॉम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो ये हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, फैक्टर 8 नहीं है या फैक्टर 9 नहीं है तो उस कंपोनेंट को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। फ्रेश होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन बी गिवन इफ़ द कमर्शियली प्रिपेयर्ड फैक्टर आर नॉट अवेलेबल। जब ये फैक्टर 8 या फैक्टर 9 क्या है, ये प्रेजेंट नहीं हो तो क्या करते हैं, फ्रेश होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, क्योंकि ब्लड लॉस हो जाता है। तो उसके रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, फ्रेश होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, अगर जो है कमर्शियली जो प्रिपेयर्ड फैक्टर अवेलेबल ना हो तब। Mild to moderate hemophilia, desmopressin released to factor 8 from the endothelial stores। तो कुछ इस तरह से होता है ये इंजेक्शन डेस्मोप्रेसिन। नेक्स्ट एंटी फिब्रिनोलाइटिक्स ड्रग्स यूज़ करते हैं, जैसे एमिनो कैप्रोइक एसिड एंड ट्रैक्जेमिक एसिड। जैसे ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, ट्रैक्जेमिक एसिड यूज़ करते हैं या एमिनो कैप्रोइक एसिड यूज़ करते हैं जब म्यूकोसल ब्लीडिंग हो रही है तब। सपोर्टिव मैनेजमेंट क्या करेंगे, राइस। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है राइस। आर से रेस्ट, आई से आइस, सी से कंप्रेशन एंड ई से एलिवेशन। ठीक है, तो राइस रेस्ट करने के लिए बोलेंगे पेशेंट को, आइस एप्लीकेशन करेंगे जहाँ स्वेलिंग हो रही है, कंप्रेशन प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर इंजरी है या फिर स्वेलिंग है, फिर एलिवेशन है ना, हमेशा जो पार्ट है उसको एलिवेट करके रखेंगे। तो ये क्या है, सपोर्टिव मैनेजमेंट है। अब सपोर्टिव मैनेजमेंट में पेन का मैनेजमेंट एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे, जैसे पैरासीटामोल, NSAIDs, तो पेन जिसके कारण पेन रिलीफ हो। अवॉइड करेंगे एस्पिरिन, एंडोमेथासिन एंड बीटाजोलिडोन। ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं प्लेटलेट फंक्शन को। तो कुछ ऑर्थोटिक्स है जो यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, प्रिवेंट इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए। तो कुछ इस तरह से बूट्स होते हैं जो पैरों की इंजरी से क्या होगा, प्रिवेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट में प्रीनेटल टाइम में जीन थेरेपी पेरेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, जो अभी रिसर्च में चल रही है। जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं कि फैमिली हिस्ट्री में किसी को है तो उन्हें क्या कर सकते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग करवा सकते हैं। एंटीनेटल डायग्नोसिस एंटीनेटल टाइम में ही डायग्नोस कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, प्रीनेटल टाइम में ही अवॉइड करना है, प्रीनेटल टाइम में ही हम प्रिवेंट कर सकते हैं हीमोफीलिया कंडीशन को। प्रीनेटल टाइम में क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं हीमोफीलिया कंडीशन को जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू। कि फैमिली हिस्ट्री अगर है तो फिर हम उसे जेनेटिक काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। एंड एंटीनेटल डायग्नोसिस एंटीनेटल टाइम में ही क्या करेंगे, डायग्नोस करके हीमोफीलिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब ब्लीडिंग के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है ड्यू टू ब्लीडिंग इनटू नेक एंड फेरिंग्स। ठीक है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है ब्लीडिंग के कारण, कहाँ पर, अगर नेक में या फेरिंग्स में ब्लीडिंग हो रही है तब। ठीक है, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो सकती है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, डिजेनरेटिव जॉइंट डिसीज़ हो सकती है। ये क्या कॉम्प्लिकेशन है हीमोफीलिया। क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो सकता है, रिस्क ऑफ HIV एंड एड्स हो सकता है। तो ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन है हीमोफीलिया की। हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस को, जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंजरी। अगर हम इंजरी को ही प्रिवेंट कर देंगे तो ब्लीडिंग नहीं होगी, ब्लड लॉस नहीं होगा। अवॉइडेंस ऑफ IM इंजेक्शन को अवॉइड करेंगे। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, पहले ही हेपेटाइटिस बी का क्या कर लेंगे, इम्यूनाइजेशन ले लेंगे। प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। प्रिकॉशन शुड बी टेकन बिफोर एनी सर्जरी, कोई भी सर्जरी होने से पहले एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेंगे ताकि ब्लीडिंग के चांसेस ना हो। तो ये क्या है, हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस तरह से, जो भी आने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।